प्रिय विद्यार्थियों, बाजार विभक्तीकरण अर्थात मार्केट सेगमेंटेशन के संबंध में आपने पीडीएफ से देखा होगा, नोट्स पढ़े होंगे। अब मैं आपको वर्बली समझाता हूँ। जिस प्रकार से अपन कोई भी काम को बांटकर करते हैं तो वो काम बेहतर होता है, क्योंकि काम का हर अंश जो होता है उसमें समान प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, समान प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। लागत हर एक की अलग अलग तरह की होती है, ट्रीटमेंट हर एक को अलग अलग तरह का चाहिए होता है। उसी प्रकार से एक उत्पादक या एक थोक व्यापारी या एक विपणनकर्ता बाजार को अपने ढंग से किसी एक विशेष आधार पर बांटकर और विपणन कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। बाजार विभक्तीकरण अपन कहेंगे किसको, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है। विभक्तीकरण का मतलब क्या, सेगमेंट्स का मतलब क्या, खंड, उपखंड। ठीक है। बाजार एक संपूर्ण बाजार जो अपनी वस्तु अथवा सेवा का है, उस संपूर्ण बाजार को कुछ भागों में किसी एक आधार पर बांट देना, ताकि हम उसके विभिन्न खंडों का पृथक से विपणन कर सकें, उनके अनुसार विपणन व्यूह रचनाएं बना सकें और आश्वस्त हो सकें कि हम सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन विपणन प्रयत्न के रूप में कर रहे हैं। वस्तु, अब बाजार विभक्तीकरण को यदि अपन समझें तो वस्तु और सेवा के कुल बाजार को विपणन व्यूह रचना की दृष्टि से किन्हीं पूर्व निर्धारित आधारों पर विभिन्न उप समूहों में बांटना ही बाजार विभक्तीकरण कहलाता है। अब आप देखें फिलिप कोटलर ने क्या कहा है। फिलिप कोटलर ने भी जो बाजार विभक्तीकरण के बारे में कहा है वो यही कि बाजार विभक्तीकरण एक बाजार के समान प्रकार के ग्राहकों को उप समूहों में विभक्त करना है, ताकि किसी उप समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाजार के रूप में चयन किया जा सके जिसमें विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। विलियम जे स्टेंटन, ये दोनों ही बहुत विद्वान हैं मार्केटिंग के। विलियम जे स्टेंटन के अनुसार बाजार विभक्तीकरण किसी उत्पाद के संपूर्ण विजातीय अर्थात हेट्रोजीनियस, जिनमें कोई समानता नहीं होती। एक तो होता है होमोजीनियस, सजातीय, ये है विजातीय अर्थात हेट्रोजीनियस, जिनमें कोई समानता नहीं है। किसी उत्पाद के संपूर्ण विजातीय बाजार को अनेक उप बाजारों या उपखंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, ताकि प्रत्येक खंड के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समजातीयता हो जाए। क्योंकि बाजार में क्या पाया जाता है, विजातीयता। अब मान लीजिए एक दुकान का ही आप तो उदाहरण लीजिए, एक दुकान पर कई तरह के क्रेता आते हैं। कुछ क्रेता ऐसे होते हैं जिनको क्वालिटी पसंद होती है, मूल्य चाहे जितना ले लो। कुछ क्रेता ऐसे होते हैं जिनको मूल्य कम से कम देना है, क्वालिटी चाहे हल्की दे दो। कुछ क्रेता ऐसे आते हैं जो वेट कर सकते हैं, जो कष्ट सह सकते हैं अगर वस्तु सस्ती मिल जाए तो, और पैकिंग इत्यादि से समझौता कर सकते हैं यदि उनको वस्तु में थोड़ी सी लागत में कमी आए तो, मूल्य कम देना पड़े तो। लेकिन कुछ क्रेता ऐसे आते हैं जो सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, अर्थात उनको एसी चाहिए, उनको सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, उनको आदर सत्कार चाहिए। कुछ एजेड आते हैं, कुछ युवा भी आ जाते हैं। अतः क्रेता वर्ग में हमारे विजातीयता पाई जाती है। अब उस दुकानदार से कोई पूछेगा कि आपके पास कैसे ग्राहक आते हैं, आपका ग्राहक वर्ग कैसा है, तो वो ये नहीं कह सकता है, एक स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता कि साहब, वो यही कहेगा भांति भांति के हैं, अर्थात विजातीय हैं। अब सजातीय आधार पर अगर अपन उनको विभक्त करना चाहें तो एक बार में अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 से 2 के लिए जो बाजार है वो युवाओं के लिए खुलेगा, वृद्ध जनों के लिए सुबह 8 से 10 खुल जाएगा, बच्चे स्कूल इत्यादि से फ्री होकर शाम को 5 से 7 आ सकते हैं। तो ये अपन ने बाजार विभक्तीकरण कर दिया एज ग्रुप के अनुसार। तो बाजार विभक्तीकरण समान जाति के सजातीयता लाने के लिए, एक बाजार विशेष में, एक खंड विशेष में सजातीयता लाने के लिए किया जाता है। अतः बाजार विभक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि विजातीय विशेषताओं, आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले
विद्यमान एवं संभाव्य ग्राहकों को समान अथवा लगभग समान व्यवहार विशेषताओं एवं आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के विभिन्न उप समूहों में विभाजित किया जाता है। अर्थात संपूर्ण बाजार को विशिष्ट उपखंडों में विभक्त किया जाता है। अलग अलग खंडों की विशिष्टताओं के अनुसार सापेक्षिक विपणन मिश्रण एवं विपणन व्यूह रचना तैयार करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। बाजार विभक्तिकरण के आधार क्या क्या हो सकते हैं, उससे पहले तो आप ये देखिए कि हम बाजार विभक्तिकरण का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रत्येक विशिष्ट उपखंड के लिए, उपभाग के लिए जिसमें कि अपन ने बाजार को विभक्त किया है, अलग अलग प्रकार की उस बाजार की विशेषताओं के अनुसार, उस उपखंड की विशेषताओं के अनुसार, उस उपभाग की विशेषताओं के अनुसार व्यूह रचना तैयार की जा सके और विपणन मिश्रण तदनुसार लिया जा सके। जैसे कि विभिन्न तत्व हैं विपणन मिश्रण के, किसी बाजार में किसी एक तत्व को महत्व दिया जाना जरूरी है और किसी अन्य बाजार में दूसरे तत्व को। जहां प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है वहां हो सकता है प्रमोशनल एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़े और मूल्य आपको स्थिर रखना पड़े। आप प्रमोशनल एफर्ट्स करेंगे, आप क्वालिटी डिस्टिंग्विश्ड रखेंगे, तो यह स्वाभाविक है कि आपके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की कॉस्ट होती है और कॉस्ट आप इसलिए नहीं ले पाएंगे कि बाजार बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है। मूल्य आपको बाजार के अनुसार रखना अवश्यंभावी है। तो ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के बाजारों के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे बाजारों में हो सकता है हमें अलग अलग तरह की व्यूह रचनाएं बनानी पड़े। हो सकता है हम ये सोचें कि कुछ समय के लिए हम लेसर प्राइस या राशि पातन की भी नौबत आ सकती है कि हमारी लागत भी ना मिलती हो, इतना भी मूल्य रख सकते हैं ताकि हमारे एक्यूट कंपटीटर्स को हम बाजार से बाहर कर सकें। तो बाजार विभक्तिकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है? एक तो किया जा सकता है भौगोलिक आधार पर, जैसे पूर्वी क्षेत्र के लिए एक बाजार, पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक बाजार, उत्तरी भारत के लिए एक बाजार और दक्षिणी क्षेत्र के लिए अलग बाजार। अब आप ये देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। आप दक्षिण भारतीय, जब सब जगह खान पान, संस्कृति, भाषा इतनी विभिन्नताएं हैं तो स्वाभाविक है क्रेताओं की भी विभिन्नताएं पाई जाती होंगी, क्रेताओं की प्राथमिकताओं की विभिन्नताएं पाई जाती होंगी, क्रेताओं के जो विशेषताएं हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती होंगी। तो हो सकता है हम भौगोलिक आधार पर ऐसा वर्गीकरण कर दें, जैसा कि कई बार होता भी है। आपने रेलवे में देखा होगा, जोन वाइज रेलवे ने अपना जो टोटल बाजार है उसको बांट रखा है, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। तो ये सब क्या है? ये भौगोलिक आधार पर बाजार का विभाजन है। प्रादेशिक उप विभाजन कर सकते हैं, राजस्थान का बाजार है, हरियाणा का बाजार है, महाराष्ट्र का बाजार है, या शहरी और ग्रामीण आधार पर कर सकते हैं, ये रूरल मार्केट या अर्बन मार्केट, और अन्य ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे जलवायु के आधार पर हम कर सकते हैं, मैदानी पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर कर सकते हैं, ठंडे गर्म प्रदेशों के आधार पर कर सकते हैं। तो बाजार विभक्तिकरण का एक आधार तो हो सकता है भौगोलिक। दूसरा बाजार का जो आधार हो सकता है बाजार विभक्तिकरण का, वो हो सकता है जनांकिकी आधार, डेमोग्राफिक बेसिस। डेमोग्राफिक बेसिस मतलब हमारी जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या की संरचना के आधार पर। संरचना का तात्पर्य यह है कि जैसे हम कर सकते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर मार्केट का विभाजन इस प्रकार से कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं जनसंख्या में बच्चे ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, युवा ज़्यादा हैं, वृद्ध ज़्यादा हैं, कौन हैं। अगर हम इस आधार पर करें आयु के आधार पर, तो बाजार को इस तरह से भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्ध जनों के लिए। अब आप देखिए कोई दवा कंपनी होगी, वो बच्चों के लिए तो अलग तरह की दवाइयाँ और विज्ञापन स्ट्रेटेजी अपनाएगी, लंबाई बढ़ाने के लिए, चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, निखरी त्वचा के लिए, युवाओं के लिए निखरी त्वचा के लिए, गोरेपन के लिए, वृद्ध जनों के लिए पौष्टिक है, बुढ़ापे को दूर रखता है, बालों को झड़ने से रोकता है, दांतों को मजबूत बनाए। तो ये तरह के जो बाजार हैं इनका विभाजन आयु के आधार पर हो सकता है। बाजार विभक्तिकरण आप चाहें तो लिंग के आधार पर कर सकते हैं,
जैसे महिलाओं के लिए बाजार, पुरुषों के लिए बाजार। अब आप वैसे भी देख लीजिए, वस्त्रों का जो बाजार है, ऑब्वियसली ये महिलाओं और पुरुषों के आधार पर मेनली बटा हुआ होता है। लेडीज गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स। तो आपको वो ये पता है कि फोकस सेल्समैनशिप में दोनों में अलग अलग तरीके से किया जाना आवश्यक होता है। अब आप वैसे ही एक सामान्यतया भी देखें, जेंट्स अगर परचेजिंग करेंगे तो दे डोंट बिलीव इन बार्गेनिंग, टू मच बार्गेनिंग एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा वो भावतोल नहीं करेंगे, तो उनके लिए मूल्य उस अनुसार रखना पड़ता है। लेडीज़ के लिए बट्टा, छूट, रिबेट, ये गिफ्ट, वो गिफ्ट, इस तरह की कई योजनाएं देनी पड़ती हैं। और पुरुषों को एक सिंपल, सोबर और इस तरह की चीज़ें चाहिए। रंगों की उनकी एक अलग तरह की चॉइस होती है, महिलाओं के लिए अलग तरह की चॉइस होती है। तो ये ऑब्वियसली है, बाय इंस्टिंक्ट है, बट नेचुरल है। आय के आधार पर आप चाहें तो कर सकते हैं बाजार का विभक्तिकरण, जैसे उच्च आय वर्ग के लिए, मध्यम आय वर्ग का, हमारे जो क्रेता होते हैं इन विभिन्न प्रकार के, उनके आधार पर अपन बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मोबाइल हैं, टीवी हैं, इनकी जो रेंज आती हैं, ये बाजार विभक्तिकरण इसी आधार पर करते हैं। हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए ये प्रोडक्ट्स, मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए ये प्रोडक्ट्स, लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए ये प्रोडक्ट्स। कलर टीवी है, 6,000 से भी शुरू हो सकता है और 1.5 लाख तक भी जाता है। सो देयर इज ए प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट। अब कौन सा सेगमेंट आपने किसके लिए तैयार किया है, उनके लिए अलग अलग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आपने चीज़ें तैयार की है। मीन्स जो वन हु इज़ इन लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, उसकी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होंगी, बिकॉज आप जानते हैं कि एवरीबडी कांट बी ए चूज़र। जब आपके पास साधन सीमित हैं तो यू कांट चूज टू मच ऑफ वेरियस ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इसी प्रकार से आय वर्ग के आधार पर अपन बाजार को बांट सकते हैं। शिक्षा के आधार पर बांट सकते हैं, शिक्षितों का, अशिक्षितों का। आप कितने एनलाइटेंड हो सकते हैं, कितना कंपेरेटिव हो सकते हैं, आपको सब्स्टिट्यूट्स की, वैकल्पिक वस्तुएं, जो कॉम्पिटिटिव वस्तुएं हमारी हैं बाजार में कितनी उपलब्ध हैं, आप उनको किस तरह से एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए बाजार अलग तरह का है। शिक्षित लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए हो सकता है बाजार एक अलग तरह का हो, उनके लिए डीलिंग का मेथड अलग हो सकता है, रिहाइश के अनुसार हो सकता है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए अलग बाजार, शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग बाजार। शहरी उपभोक्ता को पैकिंग का आकर्षण होता है, शहरी उपभोक्ता को ड्यूरेबिलिटी का आकर्षण ज़्यादा नहीं होता, बट शहरी उपभोक्ता जिस चीज़ में ज़्यादा उत्सुक होता है दैट इज़ फैंसी, उसको फैंसी चीज़ ज़्यादा चाहिए, ड्यूरेबल हो अथवा नहीं। ग्रामीण उपभोक्ता है, उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है प्रोडक्ट की या सेवा की ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट के प्राइस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो जो दे रहा है उससे अधिकतम उसको वसूल हो जाए, और सिंपल एंड सोबर, नॉट मतलब चमक धमक ऐसा नहीं कि जिसके कारण उसका एक्स्ट्रा प्राइस हो जाए। तो दोनों के बाजारों में अंतर पाया जाएगा। इसी प्रकार से पेशे और व्यवसाय के अनुसार आप बाजार को बांट सकते हैं। जैसे कर्मचारी वर्ग के आधार पर बांट सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए, निजी कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं आती हैं, आप देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए लोन की अलग तरह की योजनाएं, जैसे बैंक्स हैं, अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग तरह की योजनाएं लाते हैं, प्राइवेट के लिए अलग तरह की योजनाएं लाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ विशेष छूटें थोड़ी सी कम इंटरेस्टेड भी हो सकती है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि उनका लोन जो दिया जा रहा है, उनको लोन दैट इज सिक्योर्ड बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। उनकी रिलायबिलिटी ऑथेंटिफिकेशन जो होता है एम्प्लॉयर से हो जाता है, एम्प्लॉयर का वो सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देते हैं, पे स्लिप प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि यस ही इज़ एम्प्लॉयड, ही इज़ परमानेंट एम्प्लॉय, और इसकी प्रति माह इतनी तनख्वाह आएगी और उसमें से इतना ये पे कर सकता है। तो उनके लिए व्यवसाय अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्यापारी वर्ग के लिए, छात्र वर्ग के लिए, कृषक वर्ग के लिए, वकील, डॉक्टर्स, किसी भी आधार पर हम बाजार का विभक्तिकरण कर सकते हैं और उनके लिए अलग से व्यू रचनाएं तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाजार विभक्तिकरण मनोदशा चित्रण या मनोवैज्ञानिक या मानसिकता आधारित विभक्तिकरण भी कर सकते हैं। दिस
segmentation may be either on the basis of psychographic, or it may be based on human psychology, or it may be based on the human, mainly the human behavioral aspect segmentation. अब इस सेगमेंटेशन में हम जैसे अगर देखें कि क्या क्या तरह का सेगमेंटेशन हो सकता है, तो धार्मिक आधार पर कर सकते हैं, आध्यात्मिक आधार पर वस्तुओं को, बाजार को बांट सकते हैं हम। जैसे ईसाइयों के लिए, जैसे आप फेस्टिवल सीजन में देखते हैं, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस, ओके, तो आप उनके लिए जो बाजार देखेंगे, आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गार्डन्स, ये उनके लिए जो सजावट होती है उनको ऑफर की जाती हैं चीज़ें, क्रिसमस ट्री वगैरह। और या फिर आप जो बाजार है उसको आध्यात्मिक आधार पर भी कर सकते हैं विभक्त। कलात्मक वस्तु बाजार के आधार पर कर सकते हैं, एंटिक टाइप की वस्तुएं हैं या ड्यूरेबल वस्तुएं हैं। एंटिक मीन्स नो फिनिशिंग, ओरिजिनलिटी इज प्रिफर्ड, उसमें मौलिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जहाँ मौलिकता देखी जाती है वहाँ बिल्कुल भी आर्टिफिशियल टच उसको नहीं दिया जाना चाहिए, ना तो कोई आर्टिफिशियली कलर्ड होनी चाहिए, ना कोई आर्टिफिशियली डिजाइंड होनी चाहिए। इट मस्ट हैव द एंटिक लुक, उसका जो लुक होता है वो कलात्मक पौराणिक आधार पर ही होना चाहिए। विलासिता उपभोग वस्तु बाजार हो सकता है। विलासिता की कई चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक नीड्स में तो नहीं आती व्यक्ति की, लेकिन लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जीने वाले अगर कोई उपभोक्ता वर्ग हैं तो उनके लिए वे वस्तुएं काम की हो सकती हैं। अब आजकल तो आप कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कभी विलासिता थी, टुडे दे आर द नीड ऑफ डेली रूटीन। जैसे हेयर ड्रायर है, मसाजर है, ये जो चीज़ें हैं इनका एक अलग तरह का बाजार होता है। पहले ये माना जाता था, अब भी यद्यपि ऐसा ही है कि हर कोई इनका ग्राहक नहीं हो सकता। देयर आर ए फ्यू हु प्रीफर टू बाई सच आर्टिकल्स। सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा के अनुसार वस्तु बाजार को विभक्त किया जा सकता है। फैशन बाजार, संगीत का बाजार, ये सारे जो तरीके हैं ये मनोदशा के आधार पर होते हैं, विभक्तिकरण के आधार। क्रेता जो है उसके व्यवहार पर आधारित बाजार विभक्तिकरण भी किया जा सकता है। जैसे आप क्रय अवसर विशेष बाजार विभक्तिकरण कर सकते हैं, जैसे शादी, विवाह, जन्मदिन, नववर्ष, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, दीपावली, होली तथा अन्य। ऐसे ही विशिष्ट लाभ आधारित कर सकते हैं। जैसे अभी इन दिनों आपने देखा है कि कोरोना चल रहा है, तो अब कोरोना के कारण आप बाजार को पूर्णतः ये देखते हैं कि उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है बाजार, जिससे कि उपभोक्ता के जो कमज़ोर नस है उसको सीधा स्ट्राइक कर कर उसे क्रय के लिए प्रेरित किया जा सके। इस समय आप हर एक किसी के मुंह से एक ही चीज़ सुनते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो आप देख लीजिए किसी भी चीज़ में दुनिया भर के टॉनिक, जो पाउडर हैं, हेल्थ पाउडर, जो भी दिया जाता है, सिरप, इनके साथ एक वर्ड अब कॉमनली यूज़ हो रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो और चाहे होम्योपैथी। अब इम्यूनिटी बूस्टर कहते ही वो चीज़ बिक जाती है, वेदर इम्यूनिटी इज़ रियली बूस्टेड और नॉट। ऐसे ही लंबाई बढ़ाने के लिए, यादाश्त बढ़ाने के लिए, पतला होने के लिए, गोरेपन के लिए, गंजों के लिए, ये जो हैं ये चीज़ें जो होती हैं ये विशिष्ट लाभ आधारित होती हैं कि ऐसा जिन जिन को चाहिए वही सेगमेंट हमारे लिए काम का है। अब गंजों के लिए यद्यपि इसका एज से संबंध नहीं है, बट फिर भी जो ऐसा प्रोडक्ट है उसके जो क्रेता होंगे वो 50 प्लस के ज़्यादा होंगे, 50 से ऊपर आय वर्ग के। उपभोक्ताओं के क्रय की निरंतरता के आधार पर हो सकता है, आकस्मिक, मौसमी या चक्रीय, सतत। ब्रांड निष्ठा के आधार पर बाजार हो सकता है। उपभोक्ता की व्यग्रता के आधार पर हो सकता है, जैसे दैनिक उपभोग की वस्तु है, सेवा, बैंक, बीमा, सैलून आदि।
अथवा कभी कभार के लिए जैसे रेस्टोरेंट, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, टूर पैकेज आदि। अब आप टूर पैकेज हमेशा तो लेते नहीं हैं। टूर पैकेज आप तभी लेते हैं जबकि आपको इसकी वास्तव में आवश्यकता हो, और साल, 2 साल, 4 साल में एक बार। एवरी ईयर आई थिंक nobody can afford to go for a visit for tourist purposes because it costs too much। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये उपभोक्ता का जो हम कहते हैं कि भाई बाज़ार का विभक्तिकरण कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। बाज़ार का विभक्तिकरण किया तो इसलिए जाए ताकि हम विशिष्ट बाज़ार के लिए विशिष्ट प्रकार की व्यू रचना बना सकें और उसके लिए विशिष्ट प्रकार का विपणन मिश्रण तैयार कर सकें। और कैसे किया जाता है वो आधार अभी अपन ने डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।